नमस्कार। नए हफ्ते की नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए क्लेवर के साथ। नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात भावना एंड थैंक यू और गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, साथ ही फिल्म, साहित्य, संगीत जगत के और जीवन के संघर्षों की तमाम कहानियां होंगी, जिसमें अगर मुख्य खबरों की बात करें तो वो होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ कृतिका, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर भी रहेंगे। वहां गांधीनगर में होने वाला है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, जहां वे शिरकत करेंगे और उसमें हिस्सा लेंगे और उसका नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल भावना, और इसी के साथ में अयोध्या की अगर बात करें तो वहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और अयोध्या में जब हम तस्वीरें देखते हैं वहां की, तो एकदम अनोखी तस्वीरें वहां की नजर आती है। एकदम राममय माहौल अयोध्या में इन दिनों हुआ है। सही कहा आपने कृतिका। और अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो बात होगी मालदीव से, क्योंकि मालदीव अपने ही घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मालदीव अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। उससे जुड़ी खबरें भी होंगी, साथ ही तमाम खबरें आपके समक्ष लेकर आएंगे अगले 1 घंटे में नया सवेरा के इस खास अंक में। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। देश भर से हजारों लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री आज से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन दौरे पर आज लंदन के लिए होंगे रवाना। इस दौरान रक्षा मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांड शेफ से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने की है संभावना। मालदीव सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले 3 उप मंत्रियों को निलंबित किया। कहा, निलंबित मंत्रियों की राय सरकार के विचारों का नहीं करती है प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथा कार्यकाल हासिल किया। आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग को मिला 2/3 बहुमत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कहा, छाया रहेगा गहना कोहरा। और खेल की खबरों में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में हुई वापसी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा के इस अंक में। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और शुरुआत करें सबसे पहले तो बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा से खबरों से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस आयोजन में शामिल होंगे। अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधिगण भी इस आयोजन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों में के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इससे पहले 4 बार 30 नवंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 27 दिसंबर को हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन 17 और 18 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आमने सामने बैठकर संवाद भी किया था।
वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। बीती 5 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है क्योंकि इस यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या 10 करोड़ का भी आंकड़ा अब पार कर चुकी है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो ये कारवां है नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और ये यात्रा सफलतापूर्वक जारी है। बात करें झारखंड के बोकारो जिले के घटियारी गांव में जागरूकता रथ के पहुंचने पर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला है। यहां कई लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ लाभ भी दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की कड़ी में जागरूकता रथ का बोकारो जिले के घटियारी गांव के ग्रामीणों ने दिल खोलकर स्वागत किया। कार्यक्रम में शामिल पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा मौके पर ही कई लाभुकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ भी दिया गया। दूसरी तरफ 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराई। खेती को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोग ऋण लिए हैं उसमें से हम लोग जैविक खाद बनाते हैं, खाद बना के और खेती में डालते हैं। इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और इसी के थ्रू से हम लोग बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। इस दौरान लाभुकों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। लाभुक रेणु देवी ने बताया कि मुफ्त राशन और उज्ज्वला योजना ने उनके जीवन को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सरकार का सहारा नहीं मिला होता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। भारत सरकार के द्वारा मुफ्त राशन भी मिला है और गैस भी मिला है और जो हम लोग का जो कोरोना काल में हम लोग खिचड़ी बनाने का काम करते थे। मोहम्मद असलम ने बताया कि उन्हें उनकी पत्नी के नाम पर उज्ज्वला योजना का लाभ निःशुल्क मिला है। इससे कई तरह की कठिनाइयों का एक साथ समाधान हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। अच्छा हो गया, अब गैस मिल गया फ्री में, बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई। अब पहले बहुत दिक्कत होती थी, चूल्हा उल्हा जोड़ के खाना बनाना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का कि आज गैस कनेक्शन हम लोग को फ्री में मिल गया। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर स्वावलंबी बनी जूही परवीन, गुलाबी देवी और लक्ष्मी देवी ने कहा कि एक समय था जब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मन मारकर जीना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। समूह से जुड़ने के बाद वह अपने साथ साथ अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा कर लेती है। छोटे छोटे ऋण लेके एक राशन की दुकान की हुई हूँ और मैं राशन की दुकान चला रही हूँ, जिससे मेरे आर्थिक स्थिति सुधार हुई है। इस समूह से हमें ऋण लेकर बहुत फायदा हो रहा है, जिससे हम अपनी आजीविका में चलाने में आसानी हो रही है। इस दौरान ग्रामीणों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए संदेश को गंभीरता पूर्वक सुना और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर संकल्प भी लिया। बोकारो से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी 2024 तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इसके बाद वो शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद वो शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है और इस समिट का विषय है गेटवे टू द फ्यूचर। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लंदन के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल होगा जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के अपने समकक्ष ग्रांट शाप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के साथ व्यापक विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन के साथ बैठक करने की भी संभावना है। राजनाथ सिंह ब्रिटिश रक्षा उद्योग से जुड़े कई CEO और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की सहभागिता से इस महासंगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हाल ही में पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए पात्र संस्था बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां आम नागरिकों तक पहुंचाई जाती हैं, जो खुले बाजार की ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती होती हैं। और अब मालदीव से जुड़ी खबर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव सरकार ने अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के युवा मंत्रालय में कार्यरत मरियम श्योना और मार्शा शरीफ को PM मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद निलंबन का सामना करना पड़ा है। मालदीव की मीडिया रिपोर्टों में श्योना, शरीफ और युवा मंत्रालय के अन्य उप मंत्री महजूम माजिद के निलंबन की पुष्टि की गई है। इससे पहले मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने भी इस मामले को मालदीव प्रशासन के समक्ष उठाया था, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने बयान जारी कर कहा कि वह विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत हैं। बयान में कहा गया है कि ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मालदीव सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने ही देश के उन नेताओं को नसीहत दी है जो प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ा रहे थे। नशीद ने मालदीव के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मंत्री मरियम श्योना द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा घटिया थी। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है। तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भी नसीहत दी है कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है और इस तरीके की टिप्पणियों के लिए मालदीव के उप मंत्रियों को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के एक मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी भारतीयों को नागवार गुजरी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और पसंद की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप घूमने की अपील पर मालदीव के मंत्रियों ने विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद देश भर के प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी यात्रा भी रद्द कर दी और होटल बुकिंग के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए। इसके अलावा #बॉयकॉट मालदीव्स भी भारत में X पर ट्रेंड्स करने लगा। तो भारत के खिलाफ की गई टिप्पणी मालदीव के उप मंत्रियों द्वारा मालदीव को ही भारी पड़ रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ेंगी मेघना देव, उनसे बातचीत करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घुरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मालदीव के उप मंत्रियों द्वारा दी गई टिप्पणी उन्हीं को भारी पड़ रही है, भारत के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी दी है। उसी के ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, सुप्रभात। जिस तरीके से हमने देखा कि पर्यटन के साथ साथ जो कई क्षेत्रों में जो मालदीव है वो भारत का भी सहयोगी रहा है और भारत पर निर्भर भी रहा है। अब इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी देना उन्हीं को ही भारी पड़ रहा है, यानी कि घर पे ही वो घिर गए हैं और 3 उप मंत्रियों का निलंबन भी आ चुका है। साथ ही साथ कई जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो भी अब अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रही हैं। तो क्या ये साफ दिख रहा है कि इस तरीके की टिप्पणी मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ सकती है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो सबसे पहले जिस तरीके से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई उससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे के दौरान कई तस्वीरें साझा की थी, जिसमें स्नॉर्कलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लक्षद्वीप के बीच पर टहलते नजर आ रहे थे, जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से लक्षद्वीप का एक प्रचार किया, उसके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश की। उसके बाद हमने धीरे धीरे देखा कि लोगों ने, जो कि आमतौर पर सोशल मीडिया पर होता है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को दूसरे डेस्टिनेशन से कंपेयर किया जाता है, तो लोगों ने इस तरीके का जो कंपैरिजन है वो शुरू किया। उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार लक्षद्वीप की फोटोज, मालदीव की फोटोज के साथ लोग कंपेयर करते हुए नजर आए और भी दूसरे डेस्टिनेशंस के साथ कंपेयर करते हुए नजर आए। उसके बाद हमने देखा कि इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स, आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने रखी, डिप्टी मिनिस्टर्स थे यूथ एम्पावरमेंट मंत्रालय के, और उसके साथ ही हमने देखा कि उन्होंने न केवल एंटी इंडिया रिमार्क्स बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको
कि सोशल मीडिया पर खास करके बिल्कुल ही लोगों ने उसको पूरी तरीके से उसका विरोध किया और हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स ट्रेंड करने लगा। उसके बाद हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। हमने देखा कि कई ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, नए डेस्टिनेशन जैसे ना केवल लक्षद्वीप बल्कि उसके साथ ही अंडमान निकोबार के बारे में लोग लिख रहे हैं, गोवा के बारे में लिख रहे हैं, उडुपी के बीचों के बारे में लिख रहे हैं। तो कई ऐसी चीजों को लोगों ने साझा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि जब ये इस मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद हम जो मालदीव्स की सरकार है उसने भी बयान जारी किया ये कहते हुए कि ये जो रिमार्क्स हैं, ये जो बयान है, ये पर्सनल बयान है, ये मालदीव्स की सरकार के बयान नहीं है और मालदीव्स की सरकार इस बात से अवेयर है, इस बात को जानती है कि ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं और इस रिमार्क्स के लिए मालदीव्स की सरकार हिचकिचाएगी नहीं कोई भी एक्शन लेने, उन लोगों की एक्शन लेने में। और एक्शन का नतीजा दिखा कि जो 3 मिनिस्टर्स हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स उन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि जिस तरीके से लगातार जब ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती तो हमारा जो हाई कमीशन है मालदीव्स ने, उसने भी इस बात को स्ट्रांगली रेज किया मालदीवियन अथॉरिटीज के साथ, इस पर आपत्ति दर्ज की है और इस मामले को स्ट्रांगली उठाया है। ठीक मेघना, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो कृतिका, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भारत पर बहुत हद तक निर्भर रहता है मालदीव और भारत ने चाहे वो कोरोना में दवाएं पहुंचाने की बात हो या 1966 की बात हो, हर बारी मालदीव का साथ दिया है, मदद की है और इस तरीके की टिप्पणियां भारत के खिलाफ देना मालदीव को ही भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में हर साल कई सारे जो भारतीय हैं वो भी मालदीव जाते हैं। लेकिन अब जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद में कई सारे हमने स्क्रीनशॉट भी ऐसे देखे जिनकी प्लानिंग थी मालदीव जाने की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने अपनी मालदीव की यात्रा को भी रद्द कर दिया। जी हाँ, और कई सेलिब्रिटीज ने भी इसका साथ दिया और जिस तरीके से मेघना ने बताया कि हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स भी अब वायरल हो रहा है, तो भारत की में भी अपनी अपनी समृद्ध विरासत है और इतनी खूबसूरत हमारी विरासत हमको मिली है, तो सभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और सभी इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऊर्जा उत्पादन की दिशा में मिल रही सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ONGC जीतेगा तो भारत जीतेगा हैशटैग के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा करते हुए लिखा कि बधाई भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है।
कृष्णा गोदावरी की सबसे गहरी सीमा से हमारा ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जटिल और कठिन गहरे पानी KG-DWN 982 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन भी शुरू हो गया है। तेल का उत्पादन 45,000 बैरल प्रतिदिन और प्राकृतिक गैस का उत्पादन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से ज्यादा होने की भी उम्मीद है, जो ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा। इस परियोजना से मौजूदा राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में भी 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अब तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं। जी हाँ, तैयार है अयोध्या धाम, विराजेंगे श्री राम। रामनगरी अयोध्या में स्थित एक ऐसा अनोखा अंतर्राष्ट्रीय बैंक जहां रुपए का लेन देन नहीं बल्कि राम नाम का लेखा जोखा रखा जाता है। इतना ही नहीं, इस बैंक में आपका खाता भी सीताराम नाम से खुलता है। आइए हम आपको बताते हैं धर्मनगरी अयोध्या में स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम बैंक के बारे में, जहां सीताराम नाम का जप जमा किया जाता है। साथ ही बैंक की तरह ही खाता खोलने के लिए पासबुक भी दी जाती है। अयोध्या के कण कण में राम है और इसी तरह पे यहाँ पे राम नाम का एक बैंक भी है। क्या है इस बैंक की खासियत और किस तरह से ये बैंक काम करता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये हम आपको दिखाते हैं। 1970 से संचालित श्री सीताराम अंतर्राष्ट्रीय बैंक में कई हजार करोड़ सीताराम नाम की संख्या जमा है। सबसे खास बात इस बैंक की ये है कि यहाँ विभिन्न भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी सीताराम नाम का जप जमा है। वहीं इस बैंक में श्रद्धालु चावल, चना, राई से भी भगवान राम का नाम लिखकर श्रद्धालु अब जमा कराते हैं। सीताराम नाम बैंक है, हम लोग कापी में सीताराम सीताराम लिख करके जमा करते हैं। यहाँ से लिखने कापी फ्री मिलती है। ये भर जाए तुम बाजार की घर की कोई भी कापी हम लिख सकते हैं। जो संख्या 2.5 लाख सीताराम नाम लिख लाएंगे और आगे लिखते रहेंगे तो आप लोगों के नाम से खाता खुलेगा, पास मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। विशेषकर आत्म कल्याण के लिए लिखा जाता है। सभी जपम श्रेष्ठ सरल अद्भुत सीताराम नाम लिखने में है। इस अनोखे बैंक में 25 लाख और 50 लाख श्री सीताराम जप लिखने वाले श्रद्धालुओं को श्री सीताराम अंतर्राष्ट्रीय बैंक से बाकायदा प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। अब तक कितने लोग हैं जिनका राम नाम में खाता खुल गया है? 27,000 से ऊपर है। 27,000 से ऊपर? हाँ, खाता जिसका खुल गया है, जिसका खाता नहीं खुला अभी 10,000 से ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ पर धर्मार्थ कार्य भी होते हैं, कुछ लोगों की सेवा भी होती है? हाँ, लोग बैंक के द्वारा कापी छपवाते हैं और उसका कापी फ्री वितरण होती है। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान नाम का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर ये तमाम पैकेट्स रखे हुए हैं जो देश विदेश से राम नाम से लिखी हुई कॉपी आई हैं और इन पर पैकेट्स पर एड्रेस भी लिखा गया है और पूरे विधि विधान के साथ जब ये यहाँ पर आ जाते हैं 2.5 लाख नाम एक कॉपी में लिखा होता है। उसके बाद इन्हें मां सरयू में विधि विधान के साथ प्रवाहित किया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन 1970 में महंत नृत्य गोपाल दास ने इस बैंक का उद्घाटन किया था। लगभग 52 साल से श्री सीताराम नाम अंतर्राष्ट्रीय बैंक संचालित है। राम नाम का ये बैंक है जिसका उद्देश्य है कि भगवान के नाम का किस तरह से प्रचार किया जाए। इस तरह की जो कॉपी है वो यहाँ पर दी जाती है और इसमें 2.5 लाख ऐसे कॉलम बने हुए हैं जिन पर लिखा जाता है। पेन भी यहीं से दिया जाता है और इनका कहना है अगर आप यहाँ भी नहीं भर सकते हैं तो आप अपने घर ले जा सकते हैं और बाद में कुरियर करके यहाँ पर भेज सकते हैं। उद्देश्य यही है कि जो भगवान का नाम है वो अंतःकरण में उतरता जाए और उससे जो सेवा के भाव उत्पन्न होते हैं, जो एक बड़ा प्रताप है भगवान राम का, वो भी सभी के अंतर में उतर कर आए। भगवान सांब व सदाशिव महादेव के त्रिनेत्र में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वास है
और यही तीनों तत्व भगवान श्री राम के नाम में भी वास करते हैं। सरयू नदी के श्री राम घाट पर बसा महादेव का श्री नागेश्वर नाथ मंदिर में श्री रामलला विराजमान के नए प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा में उल्लास चरम पर है। दरअसल 22 जनवरी को यहाँ पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संवाददाता अजय मिश्र की देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम घाट पर बसा अयोध्या का प्राचीन नागेश्वर मंदिर इन दिनों अपनी भव्यता को प्राप्त हो रहा है। मौका है श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश के मठ मंदिरों की तरह 22 जनवरी को यहाँ विशेष कार्यक्रम का प्रबंध किया गया है। श्री राम जन्मभूमि का जब से निर्माण हुआ है, हम लोग यहाँ भी विचार भी कर रहे हैं कि जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ श्री राम जन्मभूमि में हो, हमारे नागेश्वर नाथ में भी उस दिन अनवरत राम नाम का कीर्तन चलता रहे। यह व्यवस्था हम लोगों ने पीएम के आह्वान पे यहाँ किया हुआ है। मां सरयू के राम घाट के पास बसा यह दिव्य नागेश्वर मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया है। जब से श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ अपना जो काल सर्प योग उनकी कुंडली में बना रहता है, महामृत्युंजय का जाप कराने के लिए, बहुत से अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, दुग्धा अभिषेक करने के लिए यहाँ हर महीने नित्य प्रति आते रहते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में दो लोग सबसे ज़्यादा प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। एक तो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज और दूसरे सरयू के किनारे बसे ये नागेश्वर नाथ। आप देख रहे हैं श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। बहुत भव्य यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और बताया जा रहा है कि जब श्री राम विराजमान होंगे तो यहाँ पर अखंड राम नाम की धुन का कीर्तन जो है उसका आयोजन किया जाएगा। और ये माना जाता है कि जो भी अयोध्या की यात्रा पर आता है उसको यहाँ पर नागेश्वर नाथ जो कि महादेव का स्थान है अयोध्या में, उसके दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा उसके आधे पुण्य अयोध्या की सीमा से बाहर ही जाते हुए खत्म हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के मशहूर जो श्रृंगार आरती है उसके कुछ दृश्य। मंदिर प्रांगण के सामने आरती में बजने वाले डमरू और घंटे की आवाज यहाँ के तीर्थ यात्रियों को सीधे कैलाश की आनंद में यात्रा पर ले जाती है। और अब तो उत्साह दोगुना हो चला है। भगवान शिव के आराध्य श्री राम अपने भव्य मंदिर में जो पधार रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए अयोध्या से अजय मिश्र की रिपोर्ट। तो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से संत समाज में भी काफी खुशी है और उत्साहित भी है। अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर मणिराम दास की छावनी के प्रमुख और राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने डीडी न्यूज से बात करते हुए पूरे विश्व के लिए एक सुखद भविष्य की कामना कही है। आज ये सुनते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, रामलला आ रहे हैं। अब मंदिर का निर्माण हो गया है, कुछ करना बाकी नहीं रह गया है। सभी महात्मा सभी भक्त एक साथ एक सोच से मिल करके मंदिर के निर्माण में और भी जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे। कितना बड़ा योगदान इसमें, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन संतों का भी रहा है। सभी जितने महात्मा हैं, साधु संत हैं, सभी का पूरी तरह से योगदान है, आगे भी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, कितना बड़ा बदलाव इससे आप आता देख रहे हैं अयोध्या में भी और देश भर में भी? सभी जगह अयोध्या क्या सारी दुनिया में सभी लोग चाहते हैं मंदिर का निर्माण हो। तो कृति
कृतिका, सज सवर रही है अयोध्या, दिव्य और भव्य हो रही है अयोध्या। और सभी लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे हैं वो दिन भी अब बेहद नजदीक है। 22 जनवरी में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। देश भर के हजारों लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री आज से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन दौरे पर आज लंदन के लिए होंगे रवाना। इस दौरान रक्षा मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांड शेप्स से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने की संभावना। मालदीव सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों करने वाले 3 उप मंत्रियों को निलंबित किया। कहा, निलंबित मंत्रियों की राय सरकार के विचारों का नहीं करती है प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथा कार्यकाल हासिल किया। आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग को मिला 2/3 बहुमत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कहा, छाया रहेगा घना कोहरा। और खेल की खबरों में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में हुई वापसी। तो ये तो थी इस वक्त की सुर्खियां। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अखबारों में आज कौन सी जो मुख्य खबरें हैं वो प्रकाशित हुई हैं। हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त डीडी न्यूज के न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज के अखबारों की अगर बात करें तो क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं जिन्हें सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया है? सुप्रभात कृतिका और भावना, और गुड मॉर्निंग हमारे सभी दर्शकों को। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये है वायुसेना की कामयाबी से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर लिया है। दरअसल पहली बार कारगिल हवाई पट्टी पर अंधेरे में उतरा भारतीय वायुसेना का विशालकाय विमान हरक्यूलिस। इस खबर को आज सभी अखबारों ने लिया है और हिंदुस्तान अखबार ने अपना देश पेज पर इसे प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि बिना रनवे तैयार किए उड़ान भरने और उतरने में पूरी तरह से ये विमान परिवहन जो है वो सक्षम है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि इस विमान की क्या कुछ खासियत होंगी। इसे इतिहास की तरह एक ऐतिहासिक कॉलम में आज हिंदुस्तान अखबार ने लिया है। और आपको बता दें कि 644 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से C-130J ये जो विमान है इसकी रफ्तार होती है और 11.84 मीटर इसकी ऊंचाई, 29.79 मीटर इसकी लंबाई और किस तरह के इसके पेलोड हैं, क्या कुछ हैं, ये सारी खासियत के साथ आज अखबारों ने इस खबर को लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये है नौसेना प्रमुख के बयान से जुड़ी हुई खबर। दरअसल अब समुद्री डकैतों की खेर नहीं, इस तरह से इस खबर को आज प्रकाशित किया गया और बताया कि समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए भारत के 6 जंगी जहाज उतारे गए हैं और इसकी संख्या आगे भी बढ़ाई जाने की बात कही गई है। ये अत्याधुनिक उपकरण
उपकरणों से लैस युद्धपोत हैं। अब अगर लुटेरे हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है। अगली खबर की बात करें तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में जो पुलिस महानिरीक्षकों और महानिदेशकों का सम्मेलन था उसे संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही कि नागरिक पहले, उनकी गरिमा पहले और न्याय पहले। इसी भावना को ध्यान में रख कर के जो कानून बनाए गए हैं इस समय वो हमारे केंद्र में है। यानी कि ये जो कानून आपराधिक न्याय से जुड़े हुए कानून हैं उसमें नागरिकों की और महिलाओं की किस तरह से उनके सम्मान को उनको किस तरह से न्याय मिला जाए उसका ध्यान रखा गया है। अगली खबर की बात करें तो यह है नवभारत टाइम्स और इसके अलावा बाकी सभी अखबारों ने भी आज इस खबर को पहले पेज पर लिया है। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से हेडलाइन के साथ इस खबर को चलाया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आपत्तिजनक पोस्ट की गई मालदीव ने, इसको लेकर के अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया है। तो आज इस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातों के साथ। और चलते चलते बात कर लेते हैं रामलला की जन्मभूमि अयोध्या की, जिसे आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है और इस खबर को बताया है कि 50 से अधिक देशों में मनाया जाएगा रामोत्सव। यानी कि भारत देश में तो मनेगा ही, साथ ही साथ भारत के अलावा दुनिया के अन्य 50 देशों में भी प्रभु जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे तो उसका उत्सव पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 500 से अधिक जो विविध सामूहिक अनुष्ठान भी होने हैं। अमेरिका में 300, मॉरिशस में 100, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में 30, ब्रिटेन में 25, जर्मनी में 10 से अधिक आयोजन किए जाने हैं। इस खबर को आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है। धन्यवाद संध्या, सभी अखबारों को इतने संक्षेप में समेटने के लिए और मुख्य खबरें हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ नया सवेरा में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत, खेल जगत और फिल्म जगत से। साथ ही बात होगी ठंड से जो ठिठुर रही है उत्तर भारत, उससे जुड़ी हुई भी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविवार देर शाम करीब 8 बजे को अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग पंखाजूर के पुराना बाजार में हुई। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रविवार रात 8 बजे असीम राय रोजाना की तरह पंखाजूर थाने से महज कुछ दूर पहले गढ़चिरौली मार्ग तिराहे से गुजर रहे थे। रविवार को छोटा बाजार होता है, इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात हमलावर बाइक से आए और फायरिंग कर दी। 9 महीने में 9 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। इससे पहले 8 नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की थी। इनमें 3 नारायणपुर जिले से थे। 10 फरवरी को नारायणपुर के ही बीजेपी उपाध्यक्ष सागर साहू की हत्या की गई थी।
और चलिए नए सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बदलते मौसम की। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं विभाग के अनुसार इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में रात में और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने आज तड़के कोहरे की स्थिति बताते हुए तस्वीर जारी की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में घना और बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में भी कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रह गई है। वहीं दिल्ली में शीतलहर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच 8वीं कक्षा तक की छुट्टी को 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं लखनऊ में भी लखनऊ जिला प्रशासन ने शीतलहर के कारण 8वीं तक सभी कक्षाएं 10 जनवरी तक बंद रहने की घोषणा की है, जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुले रहेंगे। और अब दक्षिण भारत से जुड़ी मौसम की खबर। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवाती परिसंचरण के कारण तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्रों के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, मियालादुथुराई, तिरुवन्नामलाई, विलुपुरम, कुडालोर, वेल्लोर, रानीपेट, अरियालूर, कलाकुरिची और चेंगलपट्टू और पुदुचेरी और साथ ही कराईकल क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने आज शिक्षण संस्थानों की छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं। तापस, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और शीतलहर का कहर तो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल क्या मौसम विभाग की तरफ से थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल राहत की उम्मीद आ सकती है, क्योंकि कह रहे हैं मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिन खासतौर से 8 और 9 यानी आज और कल हम देख पाएंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक जो इस तरह के फॉगिंग कंडीशन हो रहा था, जो इस तरीके से हम देख पा रहे थे कि कोहरा जो घना कोहरा था जो दिक्कत कर रहा था, उसमें थोड़ी तब्दीली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो ये जो कोहरा होता है वो छट जाता है, वो जो हवा में जो नमी है वो थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन वो क्लियर होती है, तो बारिश से वो सब नीचे आ जाता है और एक हवा चलने की उम्मीद है। और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके हैं इन जगहों पे हम देख पाएंगे बारिश। और इसके साथ साथ आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट से 2 चीजें बताई जा रही है, एक तो कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट है और दूसरा बारिश के चलते भी। आईएमडी का ये मानना है कि कुछ जगहों पे राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं ना, ये हम हेलस्टॉर्म जैसे कहते हैं, वो पड़ने की भी आशंका जताई गई कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है और हवा चलेगी। देखिए इस वक्त जो प्रॉब्लम दिल्ली वासियों को फेस हो रहा है ठंड के वजह से, ठंड तो है ही, लेकिन ठंड से ज्यादा ये कोहरा दिख रहा है। और कोहरा इसलिए क्योंकि हवा की जो तीव्रता है वो उतनी ज्यादा नहीं, करीब 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उस तरीके से चलती है। तो जब इस तरीके की हवा चलती है तो उससे जो नमी ज्यादा मूव नहीं कर पाती है और इस वजह से कोहरा ज्यादा दिखता है। लेकिन बारिश होगी, कोहरा छटेगा, भगवान सूर्य देवता के दर्शन भी पाएंगे, तो दिल्ली वासियों के लिए एक सुहाना मौसम कह सकते हैं। पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, इधर ही हम मसूरी और इस तरह के पहाड़ों का लुत्फ ले सकते हैं। जी तापस, बहुत बहुत धन्यवाद तापस, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए।
तो कृतिका, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत की बात की जाए कृतिका, तो वहाँ पर भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो जारी है ही है, साथ ही साथ छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस वक्त बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी जब ज़्यादा पड़ रही है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो छोटे बच्चों को और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भावना हो रही है। जी, साथ ही साथ दक्षिण भारत में तटीय इलाकों में मछुआरों को भी सलाह दी गई है कि वो उन रास्तों में ना जाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना सत्ता संभालने जा रही हैं और एक बार फिर से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से आम चुनावों में जीत दर्ज की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री एवं अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। बांग्लादेश में छिटपुट हिंसा की घटनाओं और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के बहिष्कार के बीच रविवार को आम चुनाव खत्म हुआ। शेख हसीना 2009 से सत्ता में है। शेख हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग ने 50% से अधिक सीटों पर कब्जा किया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। दूरसंचार विभाग ने मशीन टू मशीन और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ साथ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पंजीकरण को इन व्यवसायों से जुड़ी सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। साल 2023 के दौरान दिल्ली और एनसीआर में बिना बिके घरों की संख्या में 23% की गिरावट दर्ज की गई है। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी एनआर रॉक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीवन बीमा कंपनियों द्वारा किए गए भुगतान में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की कमी देखने को मिली है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आज से आयोजित होगा 3 दिवसीय खाद्य मेला। मेले में 1200 से अधिक प्रदर्शक और 7500 से अधिक वैश्विक खरीदार हिस्सा लेंगे। मैक्रोटेक डेवलपर्स ने घरों की मांग में वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों के दौरान 10,300 करोड़ की संपत्तियां बेची। इस दौरान बेचे गए संपत्ति में लगभग 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक शोध संस्थान GTRI द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2030 तक देश के फुटवेयर उद्योग तक 3 गुना वृद्धि के साथ $90 अरब तक पहुंच सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कनाडा के ब्रुकफील्ड के साथ साझेदारी में चेन्नई में एक डाटा सेंटर खोलने की घोषणा की गई। रिलायंस ने पिछले साल जुलाई में एक मौजूदा संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए करीब 378 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और अब खबरें खेल जगत से। क्रिकेट की बात करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। अनुभवी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को चोट के कारण नहीं चुना गया है। T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। 14 जनवरी को दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा, जिसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में आयोजित होगा। और अब देखते हैं खबरें सिरे जगत यानी ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। हॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री सिंडी मॉर्गन का 69 साल की आयु में निधन हो गया है। मॉर्गन को कैडी शेक में सेसी अंडरऑल के किरदार में जाना जाता है। निर्माता विघ्नेश शिवन की फिल्म LIC शुरू होने के साथ ही मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्माता को नोटिस भेजा गया है।
अभिनेत्री नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी के निर्माताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। फिल्म निर्माताओं पर भगवान राम का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। फिलोसफिकल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म तौबा तेरा जलवा में अभिनेत्री अमीषा पटेल लव गुरु की भूमिका में नजर आएंगी। सच्ची कहानी से प्रेरित इस फिल्म को आकाशादित्य लामा ने निर्देशित किया है। करण जौहर की देखरेख में बन रही फिल्म डेडली में पहली बार टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन के साथ जानवी कपूर स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। फिल्म में वरुण खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अभिनेता धनुष की आगामी फिल्म कैप्टन मिलर का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म में धनुष एक बेहद ही खूंखार किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 12 जनवरी को हिंदी के साथ ही दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी रिलीज होगी। नागार्जुन स्टारर फिल्म नासामी रंगा 14 जनवरी को रिलीज होगी। यह एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है। फिल्म को विजय बिन्नी ने डायरेक्ट किया है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी क्लैश, सेंधव और हनुमान जैसी फिल्मों के साथ होने की उम्मीद है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद प्रभास स्टारर सलार अब जापान में भी तूफान लाने को तैयार है। फिल्म निर्माताओं ने गर्मी के मौसम में सलार को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज करने का ऐलान किया है। और अब बात करते हैं मौसम की। आइए जानते हैं विभिन्न राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं अहमदाबाद में सप्ताह भर चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव की कुछ झलकियों के साथ। इसी के साथ मुझे, कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।